हेलो बच्चों, नमस्कारम। क्या हाल चालम भाई साहब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th के लिए मैथ के सारे सॉल्यूशन। तो आप सुबह सुबह वीडियो देख रहे हो तो आप लोग पूरी देख लो ताकि आपको फार्मूला वगैरह में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले द्विघात समीकरण। तो दोस्तों यहाँ पर याद रख लेना, द्विघात समीकरण का जो है मानक रूप यानी व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। ये आप लोग याद रख लेना, जैसे ये ए हो गया, ये बी और ये सी है ना, तो ये आप याद रख लेना। उसके बाद द्विघाती सूत्र जो है दोस्तों होता है, इसको धाराचार सूत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? धाराचार सूत्र। ठीक है, तो धाराचार सूत्र भी बोलते हैं, ये याद रख लेना। चलो, तो यहाँ पर द्विघाती सूत्र भी है। तो यक्स बराबर होता है दोस्तों माइनस बी और प्लस माइनस में और रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये याद कर लेना दोस्तों। और यहाँ पर विविधकर भी आप लोग लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो द्विघात समीकरण यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 यानी ए डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर ए जो है दोस्तों ए बराबर 0 ना हो बस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये नहीं है तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर दोस्तों ज़्यादा है यानी आपका जो विविधकर है ना, विविधकर यानी डी, ये आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी बराबर ही लिखा गया है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अगर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है जो डी है वो अगर ज़्यादा आए निकालने पर 0 से, ठीक है, तो यहाँ पर दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यानी वास्तविक मूल यहाँ पर होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 का है तो भी यहाँ पर बराबर मूल होंगे, दो बराबर मूल होंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों याद रख लेना, अगर विविधकर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी विविधकर जो है दोस्तों 0 से छोटा आए यानी 0 बड़ा हो जाए, जैसे माइनस में आ जाए, -1 -2 कुछ भी आ जाए माइनस में, तो वहाँ पर कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, तो ये याद रख लेना, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे दोस्तों यहाँ पर आता है सूत्र निर्देशांक ज्यामिति का। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट भैया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी पी और क्यू अगर मान लोगे कोई भी है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो दोस्तों क्या है कि जैसे px1 y1 का मतलब दोस्तों जैसे मान लो 4 और 3 दिया गया है, तो ये बिंदु निर्देशांक दिए गए हैं, ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा बिंदु अगर मान लो ये p है, दूसरा बिंदु अगर q दे दिया जाएगा तो आपका हो जाएगा, मान लो 3 दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा आपका y2। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सब फॉर्मूले सारे मैं आपको बता दूंगा आज। तो यहाँ पर आगे दोस्तों यहाँ पर आ जाता है, देखो ये भी निर्देशांक ज्यामिति का ही है कि बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी जो है दोस्तों, मूल बिंदु से अगर दूरी निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कोई भी यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी ध्यान रखने ला, अगर एक निर्देशांक ज्यामिति देगा तो मूल बिंदु से दूरी ही पूछेगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद अंतः विभाजन का दोस्तों हो जाता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, यानी अनुपात में विभाजित करता है। इस तरीके के जो भी आपके सवाल आएंगे वो इसी से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो याद रख लेना m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, तो याद कर लेना। याद क्या दोस्तों करना है, यहाँ पर बस सिंपल क्या है भैया, यहाँ पर सबसे पहले अगर लिख लो m1 और इधर लिख लो m2, अब जस्ट अपोजिट करवा दो, यानी ये आपका हो गया x2 प्लस लगा है तो प्लस m2 है तो यहाँ पर लिख दो x1 और बटे में दोस्तों m1 प्लस m2 आप लोगों को याद ही रहेगा। इसी तरीके से इसमें भी कर लो, है ना, अपोजिट से आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करवा देना है। ये आपका x बराबर हो जाता है और ये आपका y बराबर हो जाता है, तो ये y वाला पूरा हो गया। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। बाय विभाजन में बिल्कुल सिंपल है, बस माइनस लग जाएगा, यानी m1 x2 माइनस m2 x1 और यहाँ पर दोस्तों m1 माइनस m2, इसी तरीके से m1 y2 माइनस m2 y1 बटे में m1 माइनस m2। ठीक है, उसके बाद बिंदुओं के मध्य के निर्देशांक दोस्तों अगर निकालने हैं, दो बिंदुओं के जो हैं मध्य के निर्देशांक आपको अगर निकालने हैं निर्देशांक, ठीक है, जैसे आपको दो बिंदु यहाँ पर दे दिए इस तरीके से, इस तरीके इसके मध्य का दोस्तों यहाँ पर निर्देशांक अगर निकालना है, जैसे यहाँ पर मान लो कोई भी बिंदु दे देता है ना एक्स वाई में, कुछ भी x1 y1 है ना, इस तरीके से x2 y2 इस तरीके से, तो यहाँ पर इसके मध्य का बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2 कर दोगे और y1 प्लस y2 बटे 2। बिल्कुल सिंपल है, आई होप आप लोग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपका रिवीजन हो जाए। उसके बाद है आपका बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 से बनने वाले जो त्रिभुज बनता है दोस्तों,
त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों यहाँ पर पूछा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, कैसे याद करोगे, 1/2 और पूरा का पूरा दोस्तों ये कोष्टक में रहेगा, 1/2 मतलब पूरे के मल्टीप्लीकेशन में है। अब बस याद कर लेना 23, 31, 12, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये x1 तो x1 x2 x3 है और कॉमा में y2 माइनस y3 है ना, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। याद करने में दिक्कत होती है तो आप याद कर लेना 23, 31, 12, यानी 2 की जगह दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये है 2 और 3 है यानी 3। इसी तरीके से ये आपका है 3 और ये आपका हुआ 1 है ना, इस तरीके से 1 यहाँ पर ये हुआ और 2 यहाँ पर ये हुआ, 23, 31, 12 और x1 और x2 x3 से आपको हर बार प्लस करके मल्टीप्लिकेशन सबका करवा देना है, 2 2 अक्षर का। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए हो। इस तरीके से याद कर लो, जैसे कि 1/2 यहाँ पर दिया गया है। अब पूरे का कोष्टक में दोस्तों क्या कर लो आप लोग कि भाई x1 दिया है, उसके बाद अंदर क्या रहेगा 23, बस सिंपल। y अंदर रहेगा तो 23, यानी इसका मतलब दोस्तों y लिख दो इसमें, y लिख दो इसमें, तो यानी y2 y माइनस यहाँ पर y3, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लेना, आई होप याद कर लोगे। चलो संरेखी यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, संरेखी कब होंगे, तो यहाँ पर आपका संरेखी बिल्कुल सिंपल होंगे जब यहाँ पर इसके इक्वल 0 आ जाए। ठीक है, यानी आपका ये जो क्षेत्रफल है इसके इक्वल जब 0 आ जाए तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, ये अगर संरेखी पूछे कि भाई दो बिंदु संरेखी होंगे, यदि उसका मान दे देगा तो यही वाला फार्मूला लगाकर आप लोग निकाल लेना। ठीक है, तो ये आपका आराम से निकल आएगा, बराबर में 0 लिख देना बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपका आता है त्रिकोणमिति का परिचय। दोस्तों त्रिकोणमिति बहुत ही सिंपल भी होती है अगर आप लोग थोड़ा सा पढ़ोगे, जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर दोस्तों यहाँ पर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और यहाँ पर इसका मतलब दोस्तों हो जाएगा क्या है कि लाल बटे कक्का, याद कर लो भैया। और यहाँ पर लाल बटे कक्का मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर मान लो इस तरीके से याद कर लो कि भाई साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया और टेन थीटा हो गया, और ऊपर यहाँ पर लिख दो लाल, है ना, लाल बटे दोस्तों यहाँ पर कक्का। इसका मतलब देखो याद आ गया, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इसका जस्ट अपोजिट कर दो भाई, कॉसेक सेक कॉट, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक। ठीक है, कॉसेक सेक कॉट, बस इसका अपोजिट कर दो, यानी कक्का बटे लाल, तो कक्का हो गया बटे में लाल। ठीक है, ठीक है सॉरी लाल, तो यहाँ पर हो जाए कॉसिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो इस तरीके से याद कर लेना। उसके बाद दोस्तों इसी का जो है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण को बोल सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। देखो उसी को मैंने पूरा है, मैंने आपको सिंपल करके बता दिया। उसके बाद यहाँ पर कुछ सर्वसमीकाएँ हैं, जैसे कि दोस्तों कॉसेक ए का मान जो है दोस्तों होता है 1/sin ए, यानी ये ए की जगह थीटा ही होता है। जैसे कॉसेक थीटा आप याद किए होंगे तो ऐसे ही याद कर लो, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा। ठीक है, तो ये ही होगा, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ए एक आपका एंगल है बस। ठीक है, उसके बाद सेक ए बराबर होता है 1/cos ए और tan ए बराबर होता है sin बटे cos। ठीक है, और अगर आपसे बोल दे कि tan स्क्वायर ए बराबर, तो हो जाएगा दोस्तों sin स्क्वायर ए बटे में cos स्क्वायर ए। याद कर लोगे ना, याद कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके फार्मूला जरूर बनेंगे। ठीक है, आपके क्वेश्चन भी इसमें से आएगा, हर एक क्वेश्चन पेपर में 1-2 नंबर का पूछ लेता है कि भाई साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, आपके दोनों को वैल्यू दे देगा तो काट पीट कर वैल्यू निकालनी है। तो यानी आपका कोई भी एंगल दिया रहे तो यानी कॉस थीटा अगर आपको लिखना है तो साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। जैसे आपका अगर दे दे कि भाई कॉस 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो भैया, लिख सकते हो साइन, है ना, 90 माइनस 15, ये लिख सकते हो। यानी दोस्तों कितना हो जाएगा 90 माइनस 15, 75, साइन 75 बराबर आपका हो जाएगा कॉस 15, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद दोस्तों इसी तरीके से बिल्कुल सिंपल है कि भाई इसका जस्ट अपोजिट कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा लिख सकते हो। यानी दोस्तों बस याद रखें, साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में, टैन दोस्तों कॉट में बदल जाता है, तो टैन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। बिल्कुल सिंपल है, आई होप आप लोग याद कर लोगे। यानी आप इस तरीके से याद कर लो, साइन कॉस टैन, कॉसेक सेक कॉट, जो है दोस्तों साइन कॉस में बदल जाता है, टैन कॉट में उल्टा जस्ट बदल जाता है, और सेक बचता है तो कॉसेक में बदल जाता है। ठीक है, चौथा यहाँ पर देखो, ये 3 सर्व समीकाएं हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप जानते ही हो। ठीक है, साइन स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर एक ही जगह आप थीटा ही लिख दोगे तो भी दिक्कत, जैसे आपको याद करने में आसानी महसूस हो वैसे कर सकते हो। तो सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी तरीके से दोस्तों कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1।
ये सारी समीकरण आप याद कर लेना, याद होंगी आई होप। इसका पक्षांतर करके हम इसमें से 9 फार्मूले निकाल सकते हैं, है ना। चलिए पक्षांतर करके आप लोग फिर निकाल ही लोगे। पाइथागोरस प्रमेय याद कर लेना, कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये तो आपको याद ही होनी चाहिए, हर जगह काम आ जाती है। उसके बाद आगे आता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो यहाँ पर याद रख लेना वृत्तों से संबंधित जो है दोस्तों क्षेत्रफल आपका जो चैप्टर है, तो बिल्कुल सिंपल है। वृत्तों से संबंधित सबसे पहले वृत्त की, जैसे मान लो एक ये वृत्त दिया गया है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो लाइन होती है ये आपकी व्यास कहलाती है, लेकिन यहाँ पर ये आपका मान लो केंद्र है O, तो ये आपकी R हो गई और ये R हो गई दोनों, यानी आपका 2R बराबर हो जाता है व्यास, है ना। व्यास जो होता है 2R होता है, ठीक है। तो याद कर लेना। तो यहाँ पर वृत्त की जो परिधि है दोस्तों, ये वृत्त की परिधि क्या कहलाती है, ये जो दी गई ये परिधि कहलाती है। तो वृत्त की जो परिधि है दोस्तों वो क्या रहेगी, तो उसका फार्मूला दोस्तों 2πr, और यहाँ पर पाई का बराबर 22/7 हमेशा याद रख लेना, 22/7 यानी 3.14 लिख सकते हो, बराबर में 3.14, ठीक है। तो याद कर लेना। तो यहाँ पर परिधि जो वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो πr²। अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो यहाँ पर r की वैल्यू दी रहेगी, क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपको चाप की लंबाई निकालना है ना, तो θ/360 प्लस 2πr। ये जो चाप है, ये चाप की जो है दोस्तों लंबाई अगर निकालना, ये चाप है ना, इसकी लंबाई पूरा सीधा कर दोगे अगर इस तरीके से, अभी चाप ही रहता है पूरा, ये सीधा कर दोगे तो θ/360 प्लस 2πr। उसके बाद त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर आपसे निकालने को पूछे, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो है दोस्तों क्या होता है, θ/360 गुणे πr², ठीक है। याद कर लोगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। उसके बाद है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल दोस्तों जो होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। याद कर लेना। देखो कोई भी आपका मान लो कोई भी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यहाँ पर पूछे तो यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो एक गोला दिया जाता है, ये वो गोला दिया गया, क्या बोला है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मतलब इस तरीके से यह, और यहाँ पर इस तरीके जब सीधी लाइन खींचोगे तो ये आपका एक देखो त्रिभुज बन गया है ना, त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको जब माइनस कर दोगे तो ये आपका जो छायांकित भाग में बता रहा हूँ, ये आपका बचेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आई होप आप समझ गए होंगे। ये आपका हो, और ये आपका R दिया रहेगा अगर आपको निकालना है ना, जितना भी है। चलिए आगे है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दोस्तों आपको निकालना है, तो ये वाला है ना, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो πr माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल ले लो, वृत्त का क्षेत्रफल πr² हुआ, और लघु यहाँ पर ये लघु है, इसको घटा दो तो भाई हो गया लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बिल्कुल सिंपल, इसको घटा दो तो आपका ये बाहर बाल निकल आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह आप ये मालूम ही है ना, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए सातवां है दोस्तों, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये मैंने बता दिया। अब उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपका जो है, उससे आपसे पूछ सकते हैं भाई शंकु का आयतन क्या होता है। तो याद कर लेना, शंकु का आयतन जो होता है 1/3 πr²h, ठीक है। तो ये याद कर लेना, शंकु का जो है, एक शंकु होता है उसका आयतन यहाँ पर यही होता है। जैसे आप मान लो शंकु आप बनाओगे तो इस तरीके से आपका कुछ कोण बनता है ना, इस तरीके से, चाहे ऊपर कर दो चाहे नीचे कर दो, मतलब शंकु होता है ये, ठीक है। इसका यहाँ पर पूछा तो यहाँ से यहाँ तक ये R होगी, R दी रहेगी, जो भी आपसे पूछेगा। लंबाई इसकी कितनी है वो भी दी रहेगी आपकी, ठीक है। तो h दी रहेगी, जो भी पूछेगा तो यहाँ पर यही फार्मूला लगा देना। उसके बाद दूसरा शंकु की तिर्यक। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दोस्तों L बराबर दिया गया है रूट में R2 प्लस H2। तो ये तिर्यक ऊंचाई यहाँ से ये वाली, ठीक है। और जो ऊंचाई दोस्तों है वो तो आपकी ये है ना, ये वाली, ये ऊंचाई है, एक्चुअल ऊंचाई तो ये है यहाँ से यहाँ तक। तो ये ऊंचाई दोस्तों यहाँ पर बोला ये h बराबर, ठीक है। तो ये h है, लेकिन आपकी तिर्यक ऊंचाई मतलब ये वाला h, ठीक है, ये वाला है। तो याद कर लेना। चलिए तिर्यक मतलब ये तिर्यक है ना, तिर्यक रेखा। बेलन का वक्र पृष्ठ दोस्तों, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πr²h, ठीक है। तो याद कर लेना। चलिए आगे सांख्यिकी वाले में, सांख्यिकी वाले में ये बहुत ही आता है दोस्तों। यहाँ पर जैसे प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाता है, ये वाला याद कर लेना ऐसे, ठीक है। पूरा ये जैसे सिग्मा हो गया। ये दूसरा दोस्तों यहाँ पर कल्पित, ठीक है, कल्पित माध्य, ये है आपका फॉर्मूला पग विचलन। अगर आपको याद होगा, आप सॉल्व किए होंगे तो आप कर ही लोगे, है ना। मैं अब इसमें क्या ही बताऊं, आप पढ़ लेना एक बार इसको पॉज कर करके। चौथा बहुलक बराबर दोस्तों होता है L प्लस, और ये आपका हो जाता है पूरा, और इसके बाद माध्यक, ठीक है। तो ये आप कर लेना। अब इसको पढ़ पढ़ के बताऊंगा, टाइम लगेगा फालतू, क्या मतलब है ना, क्या कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो ये आप याद कर लेना। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा, वो है दोस्तों समांतर माध्य। क्या है? समांतर माध्य, ठीक है। समांतर माध्य याद रख लेना, बराबर क्या होता है भैया, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, ठीक है, कुल पदों की संख्या का योग, ठीक है,
बटे में दोस्तों आप लिख देना कुल पद, कुल पद, कुल कितने पद हैं। अगर आपसे जैसे पूछ ले समांतर माध्य क्या होगा, 1 3 5 7 8 10 कुछ भी दे दे, इनका समांतर माध्य क्या होगा आपसे पूछ ले, इसमें समांतर माध्य क्या होगा। तो बस सिंपल है भैया, इनका कुल योग कर दो भैया, 1 3 5, यानी आपका क्या होगा समांतर माध्य, यानी आपका समांतर माध्य को ये दर्शाते हैं बराबर में, यानी हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 8 + 10, यही होगा। बटे में जितने पद हैं 1 2 3 4 5 6 पद हैं तो 6, अब आप सॉल्व कर लोगे, ये आपका समांतर माध्य निकल आएगा। ये क्वेश्चन आपका आना ही आना तय है, तो इसको भी आप लोग समांतर माध्य का फार्मूला जरूर तैयार करके जाना, ठीक है। बस आपका यही है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मैंने एक ही बार में आपको सारे मैथ के फार्मूले बता दिए, हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में ये फार्मूले मदद कर दें, आपको दिमाग में हो क्लिक कर जाए अगर भूल रहे हो। चलो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लाइक ये मैं रखता हूँ इस वीडियो को कम से कम 2000, मैं जानता हूँ आप लोग करवा दोगे, तो 2000 लाइक करवा देना और शेयर सब्सक्राइब कर लेना। हम आगे साइंस की तैयारी, सोशल साइंस है ना, चित्रकला, ये सारे तैयारी करेंगे, इंग्लिश की भी बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, तो बस चैनल के साथ बने रहना। मिलते हैं आगे, जय हिंद। आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए, ऑल द बेस्ट। आप फोड़ के आना बिल्कुल, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आगे, बाय।